वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम लोग मार्च के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही आप सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को शुरुआत करेंगे। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। कभी भी आप कॉल करोगे आपको सारी पीडीएफ हो गई, इवन आपको सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए होते हैं। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी, ईपीएफओ, सीएपीएफ, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी, प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाती है। टेस्ट सीरीज में मिलती है और आंसर राइटिंग को इवैल्यूएट भी करवाया जाता है। साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करोगे तो जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आपको साथ में करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों का एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे देता है। और टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, वो आप ज्वाइन करो, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। इवन जो ये वीडियोस मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। और बाकी आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो बड़े हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में हम सभी लोगों ने फर्स्ट करंट अफेयर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 8 मार्च को हम सभी लोग विमेंस डे मनाते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था पहले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में अब ये बताओ कि ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मुझे बताओ कि नेशनल विमेंस डे, राष्ट्रीय विमेन दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, तो मुझे जरा ये बताइएगा कि ये कब मनाया जाता है। दूसरी चीज की कौन सी ऐसी विमेन है जिनका बर्थडे था जिसके कारण उस दिन ये मनाया जाता है। साथ ही साथ उस विमेन का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि वो ऐसी फीमेल है जिन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन को जो है गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए वो लंदन गई थी। तो आई थिंक आपको हिंट मिल गए हैं, तो आप बता सकोगे अब। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये था विमेंस डे के ऊपर। तो विमेंस डे के ऊपर मैंने आपके लिए काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं जो आप लोग मेंस में लिख सकते हो, बाकी कुछ प्रीलिम्स में काम आ जाएंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन जो प्रीलिम्स है वन डे एग्जाम के लिए पूछा जाता है वो है इसकी थीम। थीम क्या है? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। क्योंकि हमारे देश में जेंडर गैप की मैं बात करूं तो जेंडर गैप में हम लोग बहुत पीछे आते हैं। हमारी रैंक 150 करीब करीब पहुंच जाती है। तो जेंडर गैप बहुत ज्यादा, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है, लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। हम वुमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर सशक्तिकरण का अर्थ तो ये होता है जहाँ पे दोनों को बराबर बात कहने का अधिकार है। चाहे घर हो, चाहे काम करने का स्थल हो, चाहे समुदाय हो, हर जगह पर सबको समान बात जो है वो पहुंचाई जाए, उसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने डेटा जो इकट्ठा किया है उसके हिसाब से मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठा लेकर ये डेटा किया कि भाई कितनी कितनी विमेन पार्टिसिपेशन है। मैं खुद भी एक महिला हूं, तो मैं आपको, जितनी महिलाएं यहाँ सुन रही हैं वो उनके लिए तो खास खास इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि देखो यार, जो फीमेल है, हम कहते हैं कि महिला जो है बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, महिला सशक्तिकरण देश में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, सब चीजें हो रही है, बिल्कुल सही बात है, हो रहा है, पहले के मुकाबले हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें और ज्यादा लंबी छलांग लगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स की बात करूं 2024 तक का डेटा, लोकसभा में 13.6% है सिर्फ महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की, केवल 13.6% है ही नहीं। आप मान के चलो क्या ही है इसमें, है ना। लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो बिहार और राजस्थान और उत्तराखंड ने तो बढ़ा भी दिए रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन करी गई। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए, तो भी हमारी जो पूरी संख्या है वो चाइना, यूएसए, बांग्लादेश से काफी कम पड़ रही है। पे की बात करूं, जितना हमें वेतन मिलता है, महिलाओं को कम वेतन मिलता है, 36.7% वेतन जो है वो कम मिलता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो फीमेल का रेट वही है, महिलाओं का 71.5, मेल्स का, और मेल है जो उनका 84% है। फीमेल ये स्टेम में, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सिर्फ 29% फीमेल है, तो बहुत कम है। तो उसी के हिसाब से ये पूरा डेटा यहाँ पर डिजाइन किया, आपको ये समझाने के लिए ऑब्जेक्टिव है मेरा कि आप ये पूरा समझ सको। और अगर मैं बात करूँ जुडिशरी में, तो भाई हमारी जुडिशरी में आज तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं रही है। चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश होती है, आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है यार, आप ये देखो।
ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। फीमेल जो जजेस होती है वो भी संख्या बहुत कम है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत कम है ना। सुप्रीम कोर्ट में इस बार हुआ है पहली बार कि 3 महिला जजेस हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट के पैनल में महिला जजेस की बहुत कमी रहती है। हाई कोर्ट में फिर भी महिलाओं के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है इस समय, हम कहते तो बहुत है महिला सशक्तिकरण, महिला ऐसे, ठीक बात है, पर उसमें बहुत अभी लंबा समय पड़ा है आगे बढ़ने के लिए। पूरे देश की बात हो रही है, केवल एक जगह की। अगर आप में से कोई किसी एक स्टेट से बिलोंग करता है, ये मत सोचना कि हमारी स्टेट में तो सही है। आप पूरे देश की बात करो। आपको आगे चल के जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको आपके देश के लिए काम करना है। तो देश के लिए आप सोचोगे तो उस लेवल पे सोचना हर चीजों को। आप कहीं कभी भी कुछ भी चीज सोचो वो अपने लेवल पे, या अपने छोटे से एरिया के लेवल पे मत सोचना कि हम इस एरिया में यहाँ तो ऐसे नहीं, आपको देश के लिए सोचना है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं, जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाती है। चाइल्ड मैरिज आज भी देखने को मिलती है। भले ही सती प्रथा अब नहीं है, लेकिन चाइल्ड मैरिज, दहेज प्रथा तो आम है अभी भी। कहते हैं दहेज प्रथा बैन कर दी गई इतने सालों पहले, पर आज भी दहेज प्रथा आपको आम देखने को मिल जाएगी। बहुत से लोग हैं जो आज भी इस चीज को प्रमोट ही करते हैं, खिलाफ तो है ही नहीं। ठीक है भाई, तो वो चीज है वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये सब बातें आपको समझानी। चलिए हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत के अंदर स्केड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य में आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत के एक ट्राइब हैं जिनका नाम है कोच राजवंशी। ठीक है, राजवंशी। ये लोग कह रहे हैं कि हमें एसटी का पूरा दर्जा दिया जाना चाहिए असम में। ये सभी लोग बहुत नाराज है सरकार से। या आप पिक्चर देख सकते हो, ये डिमांड कर रहे हैं, या आप देख सकते हो एससी लीगल डिमांड कर रहे हैं, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स में आने की इनकी डिमांड चल रही है, जिसके कारण ये जो है वो न्यूज में थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है वो करा रही हूँ। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन, भारत में एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन काफी आसान है, मुश्किल नहीं। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना क्वेश्चन, चलो बताओ फिर। कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही बता रहे हो, जो भी आपने सोचा होगा ठीक ही बता रहे होगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी है, परंतु यहाँ पे ज्यादा है। ऐसी एक कैटेगरी होती है पीवीटीजी। कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे कि पीवीटीजी क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कोच राजवंशी जो है, ये आसाम के रहने वाले एक ट्राइबल एरिया है, बहुत पुराना ट्राइब है ये वाला। हमारे जो अभी क्या था कि हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, वो 3 दिन की विजिट पे गए थे यहाँ पर, तब इन्होंने अपनी जो है डिमांड यहाँ पे उठाई थी। बहुत पुरानी है, कोच किंगडम के रहते हैं, रहा इनका नाम है राजवंशी, रॉयल कम्युनिटी बोला जाता है। ये बंगाल, बिहार में आपको मिलेंगे, मेघालय में, असम में तो काफी हद तक इनका एरिया है। अभी जो है इनको सरकारों ने ओबीसी डिक्लेयर किया हुआ है असम में, और एससी डिक्लेयर किया हुआ है बंगाल में, और एसटी डिक्लेयर किया गया है मेघालय में। तो इनकी इनकी डिमांड है कि हमें सेंटर की लिस्ट में एसटी की कैटेगरी में शामिल किया जाए। और इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, राजभाषी लैंग्वेज है। 1 करोड़ लोग हैं जो ये, करीब 1 करोड़ इनकी जनसंख्या है जो कि ये लैंग्वेज बोलते हैं। और इनकी खुद की अपनी व्याकरण, ग्रामर भी है पूरा, और ये हिंदू हैं। ठीक है, इनके खुद के अपने रिचुअल्स हैं, अपने देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। कुछ लोग इसमें से जो है वो इस्लाम को भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन भी है और बुद्धिस्ट भी है। ज्यादातर इनका जो रहना है वो फार्मिंग पे ही इनका डिपेंडेंट है, पूरा फार्मिंग पे ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पूरा आर्टिकल है, याद रखिएगा। कोच रोज बोंशी बीसू द्वारा जो है ये पूरी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसकी शुरुआत की गई थी, जो आपको रंगपुर बांग्लादेश में, भूटान में, इन सब में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरा करा रही हूँ, जो कि अभी डिमांड कर रहे हैं। इनके जो लीडर है सनमिलता जोटू, वो इसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं बीजेपी की पार्टी से कि भाई हमें जो है इस तरीके से बना के दो। अब इन्होंने और क्या करा, इन्होंने ना अपना एक कम्युनिटी बना लिया, 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया कम्युनिटी, जो सरकार से बात करता है। उसका नाम है मंशा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मंशा क्या है। मंशा एक जो है ना, अलग अलग कम्युनिटी को मिला करके 12 कम्युनिटी का एक ग्रुप बना दिया गया है कि हम लोगों को एसटी का डिमांड चाहिए यहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को कामतपुर के नाम से एक जगह जो है यहाँ पर बना करके दो, और हमें आर्म्ड फोर्सेस में भी जाने की एक
इजाजत दो, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में राजपूत राइफल्स हैं, जाट राइफल्स हैं, गोरखा राइफल्स है, ऐसे ही एक रेजिमेंट बनाओ, चिलाराय रेजिमेंट, जो कि हमारे लिए रिजर्व होगी। चिल्ला रेजिमेंट के नाम से बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार ने, इनको पूरा चेक करने के लिए, इस पूरी डिमांड्स को देखने के लिए सरकार ने कमेटी भी बना दी है। कमेटी का नाम क्या है, जिनको जो इन्होंने बना दी है, वो है महेश कुमार सिंगला कमेटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, महेश कुमार सिंघला कमेटी, इसके लिए बना दिया गया है। ठीक है भाई, ऑरिजिन याद रखिएगा और लैंग्वेज याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ। इंडस वाटर ट्रीटी, अभी हाल फिलहाल में इंडस नदी काफी ज्यादा न्यूज में थी। आप लोगों ने भी जरूर ये जो है वो कवर की होगी कि पाकिस्तान में गोल्ड जो है इंडस नदी में मिला है 80,000 करोड़ रुपए का। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। ये वाले आपको मैं पहले न्यूज बता देती हूँ, इंडस नदी के ऊपर पाकिस्तान को 80,000 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला है, जो कि अटोक डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पंजाब में उनको मिला है। ठीक है, इंडस नदी भारत वाली नहीं, पाकिस्तान वाली। तो इंडस नदी आपको पूरा समझाऊंगी, एक बार रिवाइज कराऊंगी। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो इंडस नदी का पानी जाता है पाकिस्तान में, उसी के लिए हम लोगों ने एक सिंधु जल संधि करी थी 1960 में। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जल संधि की गई है। इसको मीडिएशन किसने किया, मीडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता, इसकी किसने करी है। इसकी मध्यस्थता जो है वो किसके द्वारा की गई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है और मेरे हिसाब से हर बच्चे को आता भी होगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, चलो। तो अब ये इंडस नदी न्यूज में आ गई, तो मैं सोचा कि अब इंडस नदी आपको करा देती हूँ कि इंडस नदी कहाँ से निकलती है, इसका कहाँ पे ओरिजिन है। इंडस नदी निकलेगी बोकार्चू ग्लेशियर से, ये है मेन नदी। ये होते होते पहले लद्दाख जाएगी, लद्दाख से होते हुए ये जो है पूरा लद्दाख कवर करते हुए ये चली जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है, अब इसको बहुत नदियां मिलती हैं, अगर आप देख सकते हो झेलम, चनाब, रावी, रावी, ब्यास, सतलुज, ये आप देख सकते हो सीक्वेंस में। आपको याद भी करना होगा, सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है, अब यूपीएससी ने भी पूछ लिया ऑलरेडी ये क्वेश्चन, कि कौन सी, जब इस जितनी भी नदियां हैं, ये किसको जाके मिल रही हैं, और वो एक नदी जाके मिल रही है इंडस में। तो अब मैप मैंने बहुत क्लियर मैप रखा है यहाँ पर, जो कि आपको लर्न भी करना है। सीधा मैंने आपसे मैप बहुत अच्छे से रखा है यहाँ पर, इसको देखो अच्छे से। पहले है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, अब जो ये ब्यास नदी है, ये तो जाके मिल गई सतलुज में, है ना, बाद में लिखा है ना सतलुज इधर। तो ब्यास नदी निकली और यहाँ पे आके मिल गई पंजाब में, हरी के नाम है, हरी के बैरेज में जाके ये मिल गई सतलुज में। और सतलुज जाके मिल गई चेनाब में, रावी भी मिल गई चेनाब में और झेलम भी मिल गई चेनाब में। तो लास्ट नदी बची कौन सी जो जाके इंडस में मिलेगी, वो है चेनाब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है ये दे रही हूँ बताने के लिए। चेनाब में जाके मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी नदियां चेनाब में मिलेगी और चेनाब जाके इंडस में मिलेगी। बाकी इसकी कुछ और जो है ट्रिब्यूटरीज है, गिलगिट है, स्वैट है, काबुल है, कुर्रम है, और नदियां भी इसको आकर के मिलती है। श्योक पूछा जाता है अक्सर, श्योक, गिलगिट और स्वैट नदी पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसका कहाँ से निकलता है, ओरिजिनेशन पॉइंट याद रखिएगा। और इंडस रिवर, ये आप जब भी ज्योग्राफी कवर कर रहे होंगे आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ज्योग्राफी कवर करते समय इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंडस नदी, आ, आप मान के चलो मानसरोवर जो है ना इधर बोकार्चू ग्लेशियर के पास, वहां से निकलती है। मेन इसका वो एरिया है, काफी बड़े एरिया में फ्लो करती है, और काफी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसको आकर के मिल रही है, वो भी आपको याद है। बाकी इंडस हमारे भारत का जो नाम है, वो भी ऐसा कहा जाता है कि इंडस से ही यहाँ पे डिराइव किया गया है। सिंध वैसे इसका हिंदी में नाम है। अगला बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2024 की, मतलब 2025 में 2024 की जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को निकाला गया है पिछले साल के लिए। तो क्वेश्चन है कि ये निकालता कौन, हु पब्लिश। पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये देखो रिपोर्ट मैंने तैयार करी है पूरा, देखो इसको। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी, ठीक है, ये वो दिए गए हैं इसके अंदर, पूरी एक लिस्ट है कि इंडिया की सबसे पॉपुलेस्ट पॉल्यूटेड जो है
वो कहाँ पर है, और सारी चीजों के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी है, बायनीहाथ इंडिया। ये कहाँ पर है बायनीहाथ, ये मेघालय के अंदर है। ये एक सिटी है, नाम सुना है आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है ये बहुत बड़ा, फैक्ट्रीज बहुत है यहाँ पर, आयरन और स्टील प्लांट बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो है ये। ठीक है। मतलब दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूटेड, देख लो आप, टॉप में आ गया ये, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। दिल्ली सेकंड नंबर पे। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री, बेवरेज प्रोडक्शन, बहुत जबरदस्त यहाँ पर पॉल्यूशन जो है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, बायरनी हद करके नाम है इसका। ठीक है। अब मैं बता दूं पहले इसका तो आंसर, आईक्यू एयर इसको पब्लिश करता है, इसको लिख लेना एक बार जरा, कि ये पब्लिश कौन करता है, वो है आईक्यू एयर। अब इसमें ऐसे डब्ल्यू एच ओ भी है, ग्रीन पीस भी है। ग्रीन पीस जो है ना, ये एक एनवायरनमेंट के ऊपर काम देखता है। ठीक है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन निकालना। 1971 में कनाडा में बनाया गया था। एनवायरमेंटल जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको बनाया था। यूएनईपी तो यूएन के अंडर ही आता है, फंड्स एंड प्रोग्राम्स का पार्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर था। अब ये देखो, ये पॉलिटिकल कंट्री पूरे वर्ल्ड की 2024 में निकाली गई है। टॉप 5 आप सामने देख सकते हो, चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डीआरसी और इंडिया। टॉप 5 कंट्रीज इसमें आ गई है। तो रिपोर्ट का एनालिसिस तैयार किया है जो आपके सामने है। ठीक है, आईक्यूएयर ने निकाला। आईक्यूएयर एक स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की, उन्होंने निकाला है। इंडिया 5वें नंबर पे आता है। दिल्ली वो तो टॉप पे है ही है, आप देख सकते हो। और कजाकिस्तान है, मुलानपुर है। इंडिया की देख लो आप, आपको सबसे ज्यादा भारत का झंडा देखने को मिल रहा है सामने। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी इंडिया की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गुरुग्राम, गंगानगर, नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़। ठीक है। तो ये इलाके हैं। दिल्ली टॉप, पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करूं तो दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पीएम 2.5 एनुअल है, 10 गुना ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा है। और 18 गुना ज्यादा चैड में है, 15 गुना ज्यादा बांग्लादेश में है, 14 गुना ज्यादा पाकिस्तान में है, और 11 गुना ज्यादा डीआरसी में है, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है उससे ज्यादा है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मुलानपुर जो लिखा हुआ है, जो टॉप में आ रही है, ये मुलानपुर जो है, ये भी आपको वही मिलेगी, पंजाब में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर बायोमास है, पोल्यूशन है, व्हीकल्स का है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देख लो इसमें नॉर्थ इंडिया की सिटीज जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। एयर पोल्यूशन ये है, रिकमेंडेड लिस्ट से ऊपर पहुंच चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, पर्टिकुलेट मैटर, ये हमें सबसे ज्यादा एमिशन में प्रॉब्लम देते हैं। एसिड रेन बनाते हैं, आई में इरिटेशन हो जाती है, अस्थमा के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीनेस रहती है। और आपका मतलब वही है ना, कहते थे ना, ऐसा सुनने में भी आया था कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप सिगरेट नहीं भी पीते हो, तब भी आप यहाँ पर करीब मान के चलो दिन की 40 सिगरेट पी रहे हो। इतना ज्यादा धुआं आप अपने लंग्स में इनहेल कर रहे हो, जिसमें आप ये मान के चलो कि आप 40 सिगरेट पी रहे हो। तो आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। ठीक है, तो वो बड़ी एक समस्या है। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन है, क्या क्या है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि ए क्यू आई क्या है, क्या क्या दिए गए हैं इसमें। प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम उठा लो जिसमें हाई चांस है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं डिटेल में पूरा बताया, मैंने कि चीजों के बारे में आपको रखा है सामने, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लर्न किए बिना मत जाना, अपने नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सिपरी रिपोर्ट आई है अभी। सिपरी रिपोर्ट क्या काम करती है, सिपरी रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये निकाली गई रिपोर्ट है। इसका डेटा वगैरह आपको सारा समझाऊंगी अभी। अभी आप बताओ पहले काम क्या करती है। ये काम करती है पूरे वर्ल्ड में हथियारों के व्यापार के ऊपर, कि कहाँ पे कितना हथियार रखा गया है, ये हथियारों का पूरा डेटा इकट्ठा कर। ठीक है, सिपरी, सिपरी की फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो भाई, मैंने यहाँ पे लिखी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में, स्वीडन की कैपिटल है ये, स्वीडन में है ये। तो ये पूरा आर्म्स की प्रोडक्शन कितनी हुई है, कैसे हुई है, सब चीजों के ऊपर जानकारी रखती है, और सारा कुछ हमारा देती है और बताती है हमको भाई कितने इंडिया के पास, कितनी चीजें हैं इंडिया के पास, इंडिया यहाँ पर क्या क्या चीजों पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट का इसका काम है। ठीक है, ये वाला देखो आप, उसका ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया ना, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ये 1966 में बना था। हथियारों के हस्तांतरण की मात्रा को नापता है, वित्तीय मूल्य नहीं देखता, क्योंकि वित्तीय मूल्य तो बढ़ सकता है उसका, लेकिन ये उस पर देखता है भाई कि भाई हथियार कितना ज्यादा अमाउंट में इधर से उधर किए गए।
ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जो इंडिया रशिया से मंगाता था ना हथियार, वो यहाँ पे कम हो गए हैं और फ्रांस के साथ हमारा बढ़ गया। ये इसने बताया। इंडिया जो है क्या बताया ये, इंडिया रशिया से जो मंगा रहा था, जितने भी हथियार थे वो कम हो गए हैं और फ्रांस के साथ बढ़ गए हैं। ठीक है, और इसमें ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि यूक्रेन ने टॉप करा है। अगर हथियारों के आयात की बात करें, खरीदने की बात करें, तो यूक्रेन ने खरीदना सबसे ज्यादा किया है और इंडिया ने किया है सेकंड। ठीक है, ये वाली चीज है। रशिया और फ्रांस के लिए हम लोग अच्छा खासा देख रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। रशिया को हम 36% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस को 28% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इनमें बताया गया। और पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा चाइना से मंगवाता है। ये बताया गया कि चाइना से वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, वो रशिया है और फ्रांस है। पूरे वर्ल्ड की बात करूं, इंडिया भी फ्रांस के साथ 36 राफेल के जेट्स ले रहा है, सबमरीन्स ले रहा है स्कॉर्पियन क्लास की, वो सब बताया गया। और यूएसए भी इसको अपना इंक्रीज करता जा रहा है, इटली यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे ट्रेंड और सारा डेटा हमें कौन बताता है, सिप्री की बुक बताती है। 2025 में उन्होंने ये पूरी बुक निकाली है और सारी चीजों को बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। हमने किससे लिया याद रखना, और टॉप कौन कर रहा है मंगवाने में, वो है यूक्रेन। यूक्रेन सबसे ज्यादा किससे मंगवाता है, यूएसए से। अब यूक्रेन तो रशिया से नहीं मंगवाएगा ना, रशिया से बचने के लिए तो कर रहा है वो ये काम, तो उनसे तो मंगवाएगा नहीं। तो यूक्रेन यूएसए से मंगवा रहा है, जर्मनी से मंगवा रहा है, पोलैंड से मंगवा रहा है। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मंगवाने जो है वो इंडिया कर रहा है। किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, रशिया और फ्रांस के साथ। ठीक है, हाँ रशिया से कम हो रहा है, फ्रांस से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग रशिया और फ्रांस को एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पाकिस्तान का भी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे खरीद रहा है, चाइना। ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अपना सामान बेच रहा है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेचने में कौन है आगे, जैसे खरीदने में यूक्रेन हो गया टॉप पे। पूरे वर्ल्ड की बात करी, टोटल मतलब इंडिया को नहीं बात करी मैं, पूरे वर्ल्ड की बात करी, तो सबसे ज्यादा खरीद जो बेच रहा है, वो एक्सपोर्ट करने वाला कौन हो गया, वो है रशिया। फिर सेकंड नंबर पे फ्रांस। फ्रांस सबसे ज्यादा बेच रहा है इंडिया को और कतर को। कतर को भी बेच रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो कुछ ऐसी फैक्ट्स एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं, और मैं आपको यही बोलूंगी कि अच्छे से पढ़ लो, तो याद हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला बड़े मजेदार एक्सरसाइज है हमारी एक, युद्ध अभ्यास। पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसके साथ की जाती है, मैंने आपको पहले भी कराई, यूएसए के साथ हम लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में खंजर एक्सरसाइज की गई है, पिक्चर आप देख सकते हो ये वाली। ये है हमारे वॉरियर्स जो वहां पहुंचे थे। हमारी एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ की जाती है। किर्गिस्तान के साथ रिश्ते हमारे कुछ बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इसी चीजों के तहत रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि कल को कभी भी कोई समस्या आ जाती है तो आपस में निपटने के लिए हो जाएगा ना एक बढ़िया काम। तो एक्सरसाइज खंजर का जो 12th नंबर का एडिशन आप देख सकते हो वो परफॉर्म किया गया है अभी। कहाँ किया गया, भारत में नहीं, किर्गिस्तान में किया गया। 2011 से एक्सरसाइज करते आ रही है। जनवरी 2024 में ये ऑलरेडी की जा चुकी है, तो अब 2025 में की गई है। किर्गिस्तान जो कि सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स के लिए जानी जाती है। किर्गिस्तान आप देखोगे तो कजाकिस्तान के भी पास में पड़ता है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इनके साथ काफी नजदीक पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों का ये एक्सरसाइज करना उनके साथ जरूरी बन गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, सिंपल तरीके से याद करना है, कोई बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है बड़ा मजेदार एक और क्वेश्चन। वो है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, टवास करके कहते हैं इसको, द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि यूनेस्को की एक पहल है। ये इसके हेडक्वार्टर्स का है। पहला क्वेश्चन तो इसके हेडक्वार्टर्स का है। दूसरी चीज मैं ये आपको बताऊंगी कि मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जो टवास का जो अवार्ड दिया गया यूनेस्को द्वारा, ये अवार्ड भारत के सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में आ गया था। और ये अवार्ड देती क्यों है, क्या ये काम करती है, तो अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझते हैं कि यूनेस्को की जो टवास करके ये अवार्ड है, ये चीज है क्या। ये साइंटिस्ट को दिया जाता है, जो भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे होते हैं साइंटिस्ट की चीजों में, ठीक है, रिसर्च वर्क में, उनको ये अवार्ड करके दिया जाता है। टवास एक एक तरीके से अकेडमी है वो, ठीक है, साइंस अकेडमी का। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज के साइंटिस्ट को नहीं मिलता, ये डेवलपिंग कंट्रीज के साइंटिस्ट को मिलता है, डेवलप्ड नहीं। ठीक है, ये प्राइज 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसे थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस पहले बोला जाता था। इसके हेडक्वार्टर्स है ट्राइस्टी, इटली में। ठीक है, ये एक जगह का नाम है,
ट्राइस्टी, एक नॉर्थ ईस्ट इटली में एक जगह का नाम। ठीक है, तो 1983 में शुरू किया गया था। और ये पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे, अब्दुल सलाम, उनके द्वारा शुरू किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब यह आता है कि भाई इनको अवार्ड को किस किस को दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस किस को दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। इंडिया के हरगोविंद खुराना, उनको भी दिया जा चुका है। नील रतन धर, उनको भी अवार्ड पहले दिया जा चुका है। खैर छोड़ो, उतना आपको जरूरी नहीं याद करना पहले किसको दिया था। मेन बात होती है कि अभी किसको दिया गया, उतना याद करो। और बहुत सारी फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कब बनी थी। 1985 में साउथ के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया था। यूनेस्को हर 2 साल में देती है। यहाँ पे पढ़ो, विकासशील देशों के व्यक्तिगत वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो कम से कम 10 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वहां रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो उन्हीं को सिर्फ ये अवार्ड दिया जाता है। 2025 का अवार्ड दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को, प्रोफेसर है वहां पर, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर है ये। इन्हें इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ये अवार्ड दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कैंसर के लिए, अगर किसी को ओरल कैंसर है, ठीक है, तो ओरल कैंसर के लिए एक टूल बनाया है जो ओरल कैंसर को पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन्होंने अनीमिया के ऊपर एक जो है डिवाइस बनाया। तो इन्होंने काफी सारी चीजें करी जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। मेरे को पिक्चर दिखा देती हूँ, दिखाई थी ना अभी, ये वाली भी याद रखना। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनेस्को का ये चीज न्यूज में रहती है। वैसे यूनेस्को अपने आप में वैसे भी न्यूज में रहता है। जरा बताना मुझे एक बार, भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? नंबर बता दो बस, और कुछ नहीं। कितने स्थल हैं, केवल उतना बता। ठीक है, तो ये भी सवाल आता है ना एग्जाम में, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि सवाल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो पढ़ना शुरू करो, इन सभी को अच्छे से लर्न करो, और एग्जाम में आएगा इन सबसे क्वेश्चन। ये तो फैक्चुअल है, सीधा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक मिसाइल सिस्टम पे है। मैंने पृथ्वी पे पूछा है, वैसे जो टॉपिक है वो अस्त्र मिसाइल के ऊपर है। ये वाली एक मिसाइल है अस्त्र, जिसका नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया है इसका, ये मिसाइल गांडिव करके या गंदिवा करके इसका नाम जो है वो रखा गया है। इसके पीछे के काफी सारे कारण हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पर आएंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो हमारी भारत में एक मिसाइल है जिसका नाम है पृथ्वी मिसाइल, ये कौन से मतलब किसका, कौन सी, किसी स्कीम का हिस्सा है, तो कौन सी स्कीम के तहत बनाया गया है इसको? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया तो सही होगा वो आपका। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है ना, ये अब्दुल कलाम, जो हमारे रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनका अब देहांत हो चुका है, उनके द्वारा शुरुआत किया गया प्रोग्राम है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, और 1982 में शुरू हुआ था, ताकि हम लोग मिसाइल्स बहुत अच्छे से डेवलप कर सके यहाँ पर, जिसके अंदर 5 मिसाइल्स हम डेवलप करते हैं। मैंने उसको लर्न करने के लिए ट्रिक भी बताई थी आपको पहले की क्लासेस में। जिनको याद नहीं है वो भी याद कर लेना। पटना करके ट्रिक है, पी फॉर पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल्स इसमें आती हैं, आकाश आती है, त्रिशूल आती है, नाग आती है, और अग्नि आती है। काफी अग्नि और पृथ्वी तो बहुत न्यूज में भी रहती है, क्योंकि अग्नि की जो वो है ना, मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह, वो अग्नि सीरीज के रूप में की गई है। अग्नि मिसाइल की सीरीज बनाई है ना, 5 सीरीज बनाई है, अग्नि 1 2 3 4 5, और अग्नि पी, अग्नि प्राइम करके भी बनाई गई है। अग्नि 6 भी आ गई अब तो अग्नि की काफी चीजें जो है वो इंक्रीज की गई हैं। तो अग्नि का वेट, इसका जो पूरा आगे तक इसके जो मिसाइल की रेंज है, वो सब कुछ काफी बढ़ा दी है। जैसे अग्नि 1 है, उसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर। अग्नि 2, जो अग्नि 2 है, वो और इंक्रीज है, 2000 से 3500 है। अग्नि 3, 3000 से 5000। फिर अग्नि 4, वो भी ऐसे इंक्रीज, तो ऐसे कर करके इसको इंक्रीज जो है वो किया गया है। ठीक है, बाकी अग्नि 6 अभी बन रही है। तो जो ये जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी के तहत ये सारी बनी है। त्रिशूल भी उसी के तहत बनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कौन सी मिसाइल किसके तहत बनाई गई है, तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज भी याद करनी होगी। ऐसे ही अभी बताऊं मैं आपको अस्त्र के बारे में। अभी जो अस्त्र मिसाइल है, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये डीआरडीओ ने बनाई थी ये, इसलिए ये न्यूज में भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अस्त्र मिसाइल के बारे में सारा कुछ बता दूं।
ठीक है, इसका नाम जो है हमारे महाभारत से जो है उनके तीर था अर्जुन का, वहां से ये नाम लिया गया है। और ये तेजस के ऊपर लगाई जाएगी मिसाइल। 340 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक है, इसके फैक्ट वगैरह मैंने बता दी। 340 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इसको जो है वो मारा, जो है इसको फायर किया जा सकता है। मतलब ये विजुअल रेंज के बियॉन्ड काम कर सकती है। डीआरडीओ ने बनाया है, एयर टू एयर मिसाइल काम करने के लिए इसको बनाया गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज के बनाया गया। अगली पीढ़ी की एक तरीके से बहुत अच्छी उच्च गति की है, लंबी दूरी और मुठभेड़ करने के लिए इसको तैयार किया गया है। रेंज याद रखिएगा, वही पूछा जाता है। और इसका नाम चेंज किया, ये पूछा जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल है, किसने बनाया है, ये भी याद रखिएगा। बाकी चल रही है अभी इस पूरे में और भी चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे करके इसको और भी चेंजेस करके इसको डेवलप किया जा रहा है। वैसे तो अभी तो ऑलमोस्ट पूरी तैयार हो चुकी है। तो ये थे हमारे इस बार के सारे करंट अफेयर, कुछ इस तरीके की ये दिखती है मिसाइल। तो आपने आज काफी सारे फैक्ट्स नए नए कवर करे, वो काफी सारी नई नई चीजें को आपने पढ़ा है। आप में से किसी भी बच्चे को अगर जो भी मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए नंबर्स, उस पर आप कॉल करो, आपको सारी जानकारी यहीं से ही मिलेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है, कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, टेस्ट सीरीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वीकली करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की, हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं। तो आपको कंटेंट की कमी नहीं मिलेगी, बस आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो आप ही को करनी पड़ेगी, कंटेंट हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, वो गारंटी है आपको पूरी। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, एक एक चीज का डिटेल लिखा हुआ आपको मिलेगा। लर्न देखो आप ही को करना होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया वो मैंने पढ़ा दिया, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने भी तो लर्न किया, आपने भी लर्न करना है। तो यही यही है जीएस जीके, तो यही समझ सकते हो चीजों को, लेकिन लर्निंग तो देखो करनी ही पड़ती है। लर्निंग के बिना काम नहीं चले। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।